भारत की आजादी की लड़ाई में कुछ आंदोलन ऐसे हुए जिन्होंने लोगों की सोच ही बदल दी। असहयोग आंदोलन भी ऐसा ही एक आंदोलन था। यह कहानी उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों की सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि डर, लालच और व्यवस्था के जरिए चल रही थी। अंग्रेज सरकार भारत पर राज तो कर रही थी, लेकिन उनके शासन को चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग बहुत जरूरी था। सरकारी दफ्तर, अदालतें, स्कूल, कॉलेज, पुलिस, हर जगह भारतीय ही काम कर रहे थे। यानी अंग्रेज शासन बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से भारतीयों के सहयोग पर ही टिका हुआ था। महात्मा गांधी ने इसी बात को सबसे पहले गहराई से समझा। लेकिन असहयोग आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे कई घटनाएं थीं जिन्होंने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया। साल था 1919। पहला बड़ा कारण था रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। न कोई सुनवाई, न कोई वकील, न कोई सफाई। लोगों को लगा कि अब अंग्रेज सरकार खुलकर तानाशाही पर उतर आई है। इसी के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू हुए। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। जलियांवाला बाग। अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। हजारों लोग मारे गए या घायल हुए। पूरा देश सन्न रह गया। लोगों को यह एहसास हो गया कि अंग्रेज सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। इसी समय एक और घटना हुई, खिलाफत आंदोलन। पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की स्थिति कमजोर हो गई थी। भारतीय मुसलमानों में इसे लेकर गहरा असंतोष था। महात्मा गांधी ने पहली बार हिंदू और मुस्लिम दोनों आंदोलनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। असहयोग का मतलब था अंग्रेज सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग बंद करना। लेकिन यह आंदोलन हिंसा का रास्ता नहीं अपनाने वाला था। यह पूरी तरह अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी का साफ कहना था, अगर हिंसा हुई तो आंदोलन वहीं खत्म कर दिया जाएगा। असहयोग आंदोलन के तहत लोगों से अपील की गई कि वे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें, अंग्रेजी अदालतों में जाना बंद करें, सरकारी नौकरियां छोड़ दें, विदेशी कपड़े न पहनें और देशी वस्तुओं को अपनाएं। यह कोई आसान फैसला नहीं था। सोचिए, जिस नौकरी से घर चलता था, जिस डिग्री के लिए सालों पढ़ाई की थी, उसे छोड़ देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हजारों लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। देश भर में राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज खोले गए। खादी और चरखा इस आंदोलन के केंद्र में आ गए। गांव-गांव में चरखे घूमने लगे। विदेशी कपड़ों की होली फिर से जलाई जाने लगी। लोग समझने लगे थे कि अंग्रेज सरकार को सबसे ज्यादा चोट उसकी अर्थव्यवस्था पर लगेगी। असहयोग आंदोलन शहरों तक सीमित नहीं रहा, यह गांवों तक पहुंचा। किसानों, मजदूरों, छात्रों, सबने इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं की भागीदारी भी ऐतिहासिक थी। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकलीं, सभाओं में बोलीं, जुलूसों में चलीं, खादी बनाने में जुटीं। यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, यह सामाजिक आंदोलन बन गया। अंग्रेज सरकार इस तेजी से फैलते आंदोलन से घबरा गई। उन्होंने दमन शुरू किया। नेताओं को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता जेल भेजे गए। लेकिन आंदोलन और तेज हो गया। 1921 तक असहयोग आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। लोगों को लगने लगा था कि अब आजादी दूर नहीं है। लेकिन 1922 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। चौरी चौरा। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हो गई। गुस्से में भीड़ ने पुलिस थाना जला दिया। कई पुलिसकर्मी मारे गए। जैसे ही यह खबर महात्मा गांधी तक पहुंची, उन्होंने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कई लोग हैरान थे, कई नाराज भी। लोगों को लगा कि आंदोलन जीत के करीब था, लेकिन गांधी जी का मानना था
कि अगर आंदोलन हिंसा के रास्ते पर चला गया तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। असहयोग आंदोलन यहीं समाप्त हो गया। हालांकि यह आंदोलन तुरंत आजादी नहीं दिला सका, लेकिन इसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। इस आंदोलन ने आम लोगों को राजनीति से जोड़ा, लोगों को यह एहसास कराया कि अंग्रेज सरकार अजेय नहीं है। इसने आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। बाद में आने वाले नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सबकी जड़ें असहयोग आंदोलन में ही थीं। असहयोग आंदोलन ने भारत को सिखाया कि बिना हथियार उठाए भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। यह आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं था, यह आत्मबल की परीक्षा थी, और शायद यही असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। जय हिंद।